नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसके साथ साथ आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। हम कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्री को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज। 9 पेपर्स अब तक मैं आपको यहां से प्रोवाइड करा चुका हूं। इन 9 पेपर्स में हमने लगभग 1100 से अधिक प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन के साथ में इस चैनल के माध्यम से देखा है। ये 10वां पेपर है। हमेशा की तरह 100 से अधिक प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर बात की जाए कि मुझे आपको कितने पेपर्स प्रोवाइड कराने हैं, तो इनकी संख्या लगभग 20 रहेगी। आधा काम अब तक हमारा समाप्त हो चुका है, आधा और बचा है। पेपर में जो टाइम बचा है 35 से 40 दिन, पेपर से लगभग 10 दिन पहले मैं आपके 20 के 20 पेपर यहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा। निश्चित रूप से अगर आप इनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इनकी व्याख्या को समझ रहे हैं, तो आपको प्री में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये महाकश्यप के द्वारा की गई थी। एक चीज़ और यहाँ से समझते चलिएगा कि जिस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मैं आपको नहीं दे रखा हूँ, आप ये मान करके चलें उस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, या उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर रिपीटेशन से बचेंगे, चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद में पहली बौद्ध समिति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पर देख लेते हैं जितनी भी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उनके अध्यक्ष कौन थे, कहाँ पे आयोजित हुई, किसके शासनकाल में आयोजित की गई। तो पहली बौद्ध संगीति देखते हैं, तो ये राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में आयोजित की गई थी। किसके संरक्षण में? अजात शत्रु के संरक्षण में। इस संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप उपाली। जैसे आपने ऑप्शन में देखा था महाकश्यप, पूरा नाम था इनका महाकश्यप उपाली, ठीक है। इस संगीति के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और शिष्यों के लिए निर्धारित नियमों को विनय पिटक में संरक्षित किया गया। जैसे आपने त्रिपिटक का नाम सुना होगा, ये बौद्ध ग्रंथों से संबंधित है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक जो है, इनमें से 2 पिटक सुत्त पिटक और विनय पिटक, इनको पहली बौद्ध संगीति के दौरान संरक्षित किया गया था। सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया है। विनय पिटक में शिष्यों के लिए जो नियम निर्धारित किए गए थे उनके बारे में बताया गया है। बुद्ध के शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक का संकलन किया और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया। इतनी जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है। इसके बाद में आते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। ये वैशाली में हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। किसके संरक्षण में हुई थी? शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के संरक्षण में, और इसके अध्यक्ष थे सब्बकामी। विनय पिटक और अनुशासन के नियमों में यहाँ पर क्या हुआ था? विवाद हो गया था, मतभेद हो गया था। तो इस संगीति के दौरान बौद्ध धर्म जो है 2 गुटों में बट गया था, जिनके नाम थे स्थाविर और महासंगिक। तीसरी बौद्ध संगीति की बात करते हैं। ये पाटलिपुत्र में हुई 250 ईस्वी पूर्व में, 250 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। अशोक के संरक्षण में इसको आयोजित किया गया। अध्यक्ष थे इसके मोगलीपुत्तिस। और जिन 2 पिटकों का नाम आपने सुना था, सुत्त पिटक और विनय पिटक, उसके बाद में जो तीसरा पिटक आता है अभिधम्म पिटक, वो तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान संकलित किया गया था। संघ भेद को रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का निर्माण किया गया। इस प्रकार बौद्ध की शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में संकलित किया गया, जिन्हें सम्मिलित रूप से त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं चौथी बौद्ध संगीति पर। ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी 72 ईस्वी में। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के संरक्षण में इसको आयोजित किया गया था। अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इस संगीति के दौरान विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया और बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। चौथी बौद्ध संगीति के दौरान वो कौन कौन से थे? हीनयान और महायान, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, हमने क्वेश्चन 1 किया, लेकिन क्वेश्चन से जुड़ी हुई कितनी इन्फॉर्मेशन हमने आपसे कलेक्ट की। ऐसे ही जो 10 के 10 पेपर अब तक मैंने आपको कराए हैं, वो सारे के सारे ऐसे हैं। आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने उसके नीचे क्लियर करके दिया है। तो आपने अगर ये देखे हैं अब तक जितने भी पेपर मैंने कराए, तो निश्चित रूप से प्री में इसको आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगला है, कल्लड़ की राजतरंगिणी को निम्नलिखित में से किसने आगे बढ़ाया? तो उसमें से जोनराज और श्रीवर के द्वारा कल्लड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया गया था। आगे बढ़ाने का मतलब क्या है? कल्लड़ ने जो कश्मीर का इतिहास लिखा है राजतरंगिणी में, वो कुछ विशेष अवधि के लिए लिखा है। उस अवधि के बाद में जो इतिहास लिखा गया था वो जोनराज और श्रीवर के द्वारा लिखा गया था। तो इस तरह से जो जोनराज और श्रीवर हैं, इनके द्वारा जो राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया गया, उसको द्वितीय राजतरंगिणी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देखते हैं इससे जुड़ी हुई अन्य जानकारी। जैसे आपको यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना, तो जिनमें जितने नाम है, चाहे बिल्लड़ हो, मेरुतंग हो, मम्मट हो, जोनराज हो, श्रीवर हो, इन सभी के बारे में मैंने जानकारी आपको यहाँ पे दी है। सॉरी। बिल्लड़ 11वीं शताब्दी के कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे, जिनकी रचना चौर पंचासिका ये प्रसिद्ध है। तो पूछा जा सकता है कि चौर पंचासिका किसकी रचना है? ये बिल्लड़ की रचना है। उनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना है विक्रमांक देवचरित, ठीक है। बिल्लड़ के विक्रमांक देवचरित में कल्याण के चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम, जिनका कार्यकाल 1076 से 1127 ईस्वी तक माना जाता है, इनके पराक्रमों के बारे में इसमें बताया गया है। कुलोत्तुंग प्रथम का नाम आता है। इनके द्वारा विक्रमादित्य षष्ठ को पराजय का सामना करना पड़ा था। इसका उल्लेख भी बिल्लड़ के विक्रमांक देवचरित में मिलता है। मेरुतुंग
14वीं शताब्दी के एक भारतीय लेखक थे। इन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक के ग्रंथ की रचना की थी। ये एक ऐतिहासिक महत्व की गद्य रचना है जिसमें इतिहास प्रसिद्ध विद्वानों, कवियों और आचार्यों से संबंध घटनाओं का अलंकृत गद्य शैली में वर्णन किया गया है। आचार्य मम्मट का नाम आता है। ये संस्कृत काव्यशास्त्र के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में से एक माने जाते हैं और इनका एक ग्रंथ था काव्य प्रकाश, जिसके कारण इनको काफी प्रसिद्धि मिली थी। जोनराज जो हैं ये संस्कृत के विद्वान, टीकाकार और इतिहासकार थे। कश्मीर के सुल्तान जैनुलाब्दीन का जो शासनकाल माना जाता है 1420 से लेकर के 1470 ईस्वी, तो जैनुलाब्दीन जो थे कश्मीर के शासक, इनके दरबारी पंडित जो थे वो जोनराज थे। सिर्य भट्ट ने उन्हें कल्हड़ की राजतरंगिणी को पूर्ण करने की आज्ञा दी थी। कल्हड़ कश्मीर का इतिहास कब तक लिख पाए थे? 1149-1150 की अवधि तक ही लिख सके थे। इसके आगे का जो इतिहास लिखने का काम किया वो जोनराज और श्रीवर ने किया, ठीक है, 1459 में। और जोनराज और श्रीवर के द्वारा कल राजतरंगिणी का जो आगे का भाग लिखा गया है उसे द्वितीय राजतरंगिणी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मिलान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कुछ राजा दे रखे हैं और प्राचीन काल के जो राज्य थे उनसे उनका मिलान करना है। पहले से ही ये मैंने मिलान कर रखा है। प्रद्योत अवंती के राजा थे, उदयन वत्स के राजा थे, प्रसेनजित जो थे वो कौशल के राजा थे और अजातशत्रु ये मगध के राजा थे। शर्खी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो पूर्व की सिराज के नाम से जाना जाता है जौनपुर को। मध्यकाल में दो स्थान, ठीक है, एक तो ईरान में जो सिराज नाम का स्थान स्थित था, एक तो ये, और जौनपुर, ये दोनों ही मुस्लिम विद्या केंद्र के रूप में जाने जाते थे। जौनपुर का सिराज के पूर्व में अवस्थित होने के कारण पूर्व के सिराज से इसको उल्लेखित किया जाता है, क्योंकि जौनपुर जो था वो सिराज के पूर्व दिशा में स्थित था, ठीक है। इस केंद्र की स्थापना किसने करी थी जौनपुर की? तो फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी और फिरोज तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना अपने भाई जौना खां की स्मृति में की गई थी। जौना खां, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? जौनपुर। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? गंगा देवी। गंगा देवी ने मधुरा विजय नाम की कृति लिखी है। इसमें इसने अपने पति के विजयों का वर्णन किया है। विजयनगर साम्राज्य के शासक बुक्का प्रथम के दक्षिण भारत विजय अभियान का गुणगान करने वाली काव्यात्मक प्रस्तुति है, ठीक है, मधुरा विजय, जिसका नाम आपने देख रहा था, जिसका संकलन किया है गंगा देवी ने। निम्नलिखित में से किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो ये महमूद गजनी के द्वारा किए गए थे। सिक्के के दोनों तरफ अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख निर्गत करने का श्रेय गजनी वंश के शासक महमूद गजनी को जाता है। इसी प्रकार इन सिक्कों पर एक तरफ संस्कृत भाषा तथा देवनागरी लिपि में मुद्रा लेख जारी करने का श्रेय भी महमूद गजनी को दिया जाता है। इन सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? दिरहम के नाम से जाना जाता था। वजन इनका होता था 3 ग्राम और ये चांदी धातु के बने होते थे। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है? रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है। इब्न बतूता ने सल्तनत काल की डाक व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी है और इसके बारे में जो भी अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो यहाँ पर ज़्यादा इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन 8वां जो आपको दिख रहा है ये भी रिपीटेड है। मैं आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर्स समझने की, इनको मतलब कह सकते हैं इनका अभ्यास करने की सलाह इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चनों का रिपीटेशन लगातार हो रहा है। तो 7वां क्वेश्चन मैंने आपको बताया था रिपीटेड है, पहले भी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। 8वां जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और इसके बारे में मैंने अतिरिक्त जानकारी भी आपको दी है। पहले आपने पेपर्स में दे रखा होगा, तो मैंने आपको बताया कि किस राजा के काल में कितने शासक जो थे वो हिंदू थे या कितने सेनापति जो थे या अधिकारी जो थे वो हिंदू थे, कितने परसेंट, तो उसमें मैंने पहले ही आपको दे रखा है। औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब की सेना में सर्वाधिक जो सेनापति थे वो हिंदू धर्म से थे। किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। इन्होंने जो है दीन ए इलाही को एक धर्म के जो है संज्ञा इनको दी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 9वां आपको दिख रहा है, ये भी रिपीटेड है। तो 3 क्वेश्चन आपको लगातार ऐसे दिखे हैं जो हम पहले कर चुके हैं। तो इसी तरीके से यूपीपीएससी का पैटर्न है, वो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, या तो ऑप्शन में से घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देगा। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा रहे हैं तो वहाँ से आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, प्रत्यक्ष रूप से आपको देखने को मिल जाएंगे, नहीं तो ऑप्शन में से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको अगले पेपर में बना करके वो दे देगा। बदायूनी द्वारा लिखी गई बहुत सी कृतियों में सर्वाधिक सम्मानित कृति मानी जाती है किताब अल हदीस। हदीस की किताब इसको कहा जाता है, जिसमें पैगम्बर मोहम्मद के उपदेश हैं। बदायूनी अब्दुल कादिर की सबसे महत्वपूर्ण किताब है मुंतखाब अल तवारीख, जिसे अक्सर तारीख बदायूनी या बदायूनी का इतिहास भी कहा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा हाल वर्णन करने का श्रेय भी अब्दुल कादिर बदायूनी को जाता है। इतनी जानकारी आपको यहाँ से इसके बारे में मिल जाती है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? FST, फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है।
बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो कविंद्राचार्य ने। ठीक है, अब इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। मुगल बादशाह अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करी थी। आगे शाहजहां तीर्थ यात्रा कर को दोबारा शुरू करने के पक्ष में था, किंतु काशी के प्रसिद्ध विद्वान एवं अपने मित्र कविंद्राचार्य के कहने पर अपनी आज्ञा इसने वापस ले ली थी। आगे जाकर 1663 में आपने देखा होगा कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर फिर से तीर्थ यात्रा कर लगा दिया था। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था? किस नाम से इसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था? तो सिर-ए-अकबर। ठीक है, सिर-ए-अकबर के नाम से दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। फारसी में दारा शिकोह के ग्रंथ हैं सारीनतुल औलिया, सकीनतुल औलिया, हसनानतुल आरफीन, इसको सूफी संतों की जीवनियों के नाम से भी जाना जाता है, तरीक़तुल हकीकत, रिसाले हकनुमा, अलामे नासूत, आलमे मलकूत, ये सूफी दर्शन के प्रतिपादक ग्रंथ हैं। सिर-ए-अकबर, ये उपनिषदों का फारसी अनुवाद इस नाम से किया गया है। उसने श्रीमद् भगवत गीता और योग वशिष्ठ का भी फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, आगे देखते हैं। मज़्म उल बहरीन फारसी में उसकी अमर कृति है किसकी? दारा शिकोह की, जिसमें उसने इस्लाम और वेदांत की अवधारणाओं में जो एक सिमिलरिटी पाई जाती है उसके बारे में बताया है। दारा शिकोह ने समुद्र संगम, मज़्म उल बहरीन इसका एक अन्य नाम है, इस नाम से संस्कृत में एक रचना की थी। दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुपात सिर-ए-अकबर के नाम से किया था। इतनी जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है रबिया उद दौरानी के मकबरा को। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंतिम 17वीं शताब्दी में कराया था। तो जो नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रबिया उद दौरानी का मकबरा, इसे बीबी के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी मां दिलरश बानो बेगम की याद में बनवाया था। इन्हें रबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता है। यह ताजमहल की बिल्कुल सिमिलर आकृति के अनुसार बनवाया गया था। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इस मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये दिखने में लगभग ताजमहल जैसा ही लगता है, लेकिन ताजमहल की जो स्थापत्य कला है उसको कहीं भी टच नहीं करता है, जो कि औरंगजेब की वास्तुकला को दर्शाता है। अब इसमें और जो मकबरों के नाम आपको दे रखे थे ऑप्शंस में, जैसे आप देखें अनारकली का मकबरा, एतमाद-उद-दौला का मकबरा, ठीक है, इनके बारे में भी यहाँ पर हम जानकारी समझते हैं। अनारकली का मकबरा पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। यह अष्टकोणीय मकबरा यानी अष्टकोणीय रूप में यह बना हुआ है। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा 1599 में इसको अनारकली के लिए बनवाया गया था। सम्राज्ञी नूरजहां ने अपने पिता की स्मृति में आगरा में यमुना नदी किनारे एतमाद-उद-दौला का मकबरा बनवाया था। यह उसके पिता गियासुद्दीन बेग, जो जहांगीर के दरबार में एक मंत्री भी थे, उनकी याद में बनवाया गया था। एतमाद-उद-दौला उनकी उपाधि थी, यानी एतमाद-उद-दौला किसका नाम है? गियासुद्दीन बेग का नाम है, जो नूरजहां का पिता था। इसमें सर्वप्रथम पित्रादुरा तकनीकी का उपयोग हुआ। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, हालांकि एक्सप्लेनेशन में आया है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस के द्वारा। पित्रादुरा तकनीकी क्या होती है? पत्थर पर जो रत्न होते हैं या जवाहरात होते हैं उनको जड़ने की जो कला होती है उसको पित्रादुरा तकनीकी के नाम से जाना जाता है। अपेक्षाकृत छोटा होने से कई बार इसे श्रृंगारदान और बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है। किसको? एतमाद-उद-दौला के मकबरे को। अब यहाँ से आपका मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। दलित वर्गों का संघ, नाम आप इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये नाम आपने सुना होगा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1906 में इसकी स्थापना की गई थी BR अम्बेडकर के द्वारा। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? दलित वर्गों का संघ। भारत में अंग्रेजों के समय में पहली जनगणना कब हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अब यहाँ से आपको मैं पूरा जनगणना का इतिहास बताने वाला हूँ। देखिए, जनगणना का इतिहास 1800 ईस्वी से स्टार्ट होता है, जब इंग्लैंड ने अपनी जनगणना स्टार्ट करी थी। इसकी निरंतरता में जेम्स प्रिंसेप द्वारा इलाहाबाद में वर्ष 1824 में और बनारस में वर्ष 1827-28 में जनगणना करवाई गई। एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना की अगर बात की जाए तो 1830 में हेनरी वॉल्टर द्वारा ढाका में आयोजित की गई थी, जो वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है। दूसरी जनगणना की बात करें तो 1836-37 में फोर्ट सेंट जॉर्ज द्वारा आयोजित की गई थी। वर्ष 1849 में भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों को जनसंख्या का पंचवर्षीय संचालन करने का आदेश दिया। अगर पहली गैर तुल्यकालिक जनगणना की बात करें तो 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी। और जनरली ये प्रश्न जो पूछा जाता है पहली जनगणना से संबंधित, तो आपको 1872 ही लगाना है। लॉर्ड मेयो के काल में पहली जनगणना जो है आयोजित की गई थी। हालांकि सबसे पहली जनगणना
की अगर बात आती है तो 1830 में जो ढाका की जनगणना की गई थी उसके बारे में जो है बात की जाती है। लेकिन वहाँ पर और यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ भी ये है कि यहाँ पर जो जनगणना की गई थी तो वो काफ़ी बड़े एरिया में की गई थी, और 1830 की जनगणना जो थी वो स्पेसिफिक एक ही प्लेस से रिलेटेड थी, ढाका से, जो भारत में है भी नहीं है, तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको इसके बारे में यहाँ जानना था, तो इस वजह से मैंने इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देने का प्रयास किया। पहली तुल्यकालिक गणना मतलब विधिवत रूप से अगर जनगणना की बात की जाए तो 17 फरवरी 1881 को ब्रिटिश शासन के तहत WC प्लोडेन, जो भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे, उनके द्वारा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में करवाई गई थी। तब से हर 10 साल में एक बार निर्बाध रूप से जनगणना की जाती रही है। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं। कौन से भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से इनको जो है जोड़ा जाता है। अब ये जो जितने भी बंदोबस्त के नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इन सभी के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले आती है आपकी इजारेदारी व्यवस्था। ये क्या थी? सर्वप्रथम वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में 1772 ईस्वी में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। ये इसके बारे में अगर बात करें तो ये एक पंचवर्षीय सिस्टम था, पंचवर्षीय व्यवस्था थी, जिसमें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को भूमि जो थे ठेके पर दे दी जाती थी, और 1777 में इस पंचवर्षीय ठेके को वार्षिक कर दिया गया, मतलब 1 साल के लिए भूमि को ठेके पर देना, ठीक है, और वहाँ से जितना भी रेवेन्यू आता था उसको कलेक्ट करना। इसके बाद में स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था का नाम आता है। ये कॉर्नवालिस ने इजारेदारी व्यवस्था के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से प्रारंभ करी थी। ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया, मतलब खेती करते थे किसान, लेकिन उन जमीनों का मालिकाना हक जो था वो जमींदारों को दे दिया गया, और उन्हीं को वहां से जो भी रेवेन्यू आता था, लगान वगैरह होता था, वो वसूलने का अधिकार दे दिया गया था। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार किसानों से वसूले गए कुल रकम का 10वां हिस्सा कंपनी को देते थे, ठीक है, और जो बचता था वो स्वयं रखते थे, यानी 1/11 भाग। यदि कोई जमींदार निर्धारित तिथि तक अपना जो भू राजस्व होता था वो जमा नहीं कर पाता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंग्रेजों ने किसको दे दी थी? जमींदारों को। अगर आप रेवेन्यू निकाल करके दे रहे हैं तो ठीक है, आपका मालिकाना हक उस जमीन पर बना रहेगा। अगर आप रेवेन्यू निकाल करके नहीं दे रहे हैं तो आपकी जमींदारी समाप्त कर दी जाएगी। ये सिस्टम था जमींदारी व्यवस्था में। अब इसके बाद में आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। सन 1802 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ करी थी। टॉमस मुनरो ने यह व्यवस्था मद्रास, बंबई, असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। इसमें रैयतवाड़ी जो व्यवस्था लागू की गई थी तो उस टाइम की जितनी भी कृषित भूमि थी उसका लगभग 51% हिस्सा इसके अंतर्गत आता था। इसमें रैयतों या किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। जमींदारी व्यवस्था में भूमि का मालिकाना हक किसको था? जमींदारों को था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को ही था। अब यहाँ पर क्या किया गया? जमींदारों की जो मीडिएटर के रूप में कार्य करते थे उसको समाप्त कर दिया गया। किसान डायरेक्ट जो है कंपनी को भू राजस्व देने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं किया जाता था बल्कि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। समझने की बात यह है कि आपकी भूमि में कितनी भी प्रोडक्शन हो रहा है, कितना भी अनाज आप उगा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। चाहे आपका अनाज हो, चाहे आपकी उपज ठीक तरीके से हो या नहीं हो, आपकी भूमि का जो क्षेत्रफल है उसी के आधार पर वहाँ से टैक्स जो है कंपनी के द्वारा वसूला जाता था। महालवाड़ी व्यवस्था आती है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा ये चालू की गई थी मध्य प्रांत, आगरा, पंजाब के क्षेत्रों में, ठीक है। इसे महालवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। कुल भूमि इसके अंतर्गत कितनी थी? 30% भूमि जो है इसके अंतर्गत आती थी। इस व्यवस्था में महाल या गांव के जमींदारों या प्रधानों से बंदोबस्त किया गया। देखिए जो महाल, ये नाम आप देख रहे हैं ना, महाल गांव को ही कहते हैं। गांव को ही क्या कहा जाता है? महाल कहा जाता है। तो महालवाड़ी व्यवस्था में जो उत्तरदायित्व था टैक्स कलेक्शन का वो सामूहिक था। व्यक्तिगत रूप से किसी एक व्यक्ति पर जिम्मेदारी नहीं थी। सभी जो भूमि थी, जितनी भी भूमि पर खेती की जा रही थी उस पर सभी का सामूहिक हक था और सामूहिक रूप से ही उनको टैक्स जो है वो कंपनी को देना था। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत लगान का निर्धारण महाल या संपूर्ण गांव की उपज के आधार पर किया जाता था। पूरे गांव की जितनी उपज है उसमें से जो है उसका टैक्स का निर्धारण किया जाता था।
फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित कौन करता था? तो राजा राममोहन राय के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित कर दी थी? तो 14 वर्ष निर्धारित कर दी थी। अब यहाँ पर इसकी कुछ अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। इसी एक्ट के प्रावधानों के द्वारा लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निश्चित की गई थी। 1891 में एक एक्ट आया था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। इसके द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। एक शारदा अधिनियम का नाम आता है, 1930 में ये लाया गया था। इसके द्वारा विवाह के लिए कन्याओं की न्यूनतम आयु को 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निश्चित कर दी गई थी। अब कुछ घटनाएं दे रखी हैं, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से सबसे बाद में क्या हुआ था। हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि। ठीक है, तो इनकी जो समय अवधि है वो मैंने यहाँ पर दे रखी है। स्थायी बंदोबस्त ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है, 1793 में इसको लाया गया था। सहायक संधि ये लॉर्ड वेलेजली का जो है उत्पत्ति थी, 1801 में इसको लाया गया। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, 1848 से 56 तक की चलती रही थी। और बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, 1905 में। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक यह है कि मैं उसकी एक शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद करूं। ये कथन किसने कहा था? ये कथन है आपका लॉर्ड कर्जन का। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम क्या था? SS राजपूताना। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है तो थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में भी यहाँ से देख लेते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित किया गया। गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी जो है इसमें हुई थी, ये लंदन में आयोजित किया गया था। गांधी इरविन समझौते के एक हिस्से के रूप में गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और अगले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए थे। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव रखा था। पाकिस्तान प्रस्ताव को सृजित करने का श्रेय जाता है खलीकुज्जमान को। मुसलमानों के लिए अलग राज्य स्थापित करने का प्रस्तावक कौन था? मोहम्मद इकबाल। और चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द की रचना करी थी। ठीक है, इतनी जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। निम्नांकित में से किसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर यह कहकर के आक्रमण किया था कि अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थीं? तो यह कथन भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा था डॉक्टर BS मुंजे ने। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फूले। इनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको पिछली क्लासेस में मिल चुकी है, तो ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत के ईसाइयों का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसने किया? तो KT पॉल के द्वारा जो है क्रिश्चियन लोगों का प्रतिनिधित्व किया गया था। पहले गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है तो थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में भी यहाँ से देख लेते हैं। पहले गोलमेज सम्मेलन का औपचारिक रूप से उद्घाटन 12 नवंबर 1930 को लंदन में रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा किया गया था और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने करी थी। कांग्रेस और कुछ प्रमुख व्यापारिक नेताओं ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन सम्मेलन में भारतीय लोगों के कई अन्य समूहों के द्वारा जो है उनको प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। तो वो कौन कौन से थे वो यहाँ पर देख लेते हैं। मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व इस सम्मेलन में आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। सिखों का प्रतिनिधित्व सरदार संपूर्ण सिंह के द्वारा किया गया। दलितों का प्रतिनिधित्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व MR जयकर ने किया। ठीक है, और उदारवादियों का प्रतिनिधित्व जो था CY चिंतामणि और TV सप्रू के द्वारा किया गया। ये प्रश्न ही हमारा प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ था, तो जिन जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व जिन जिन व्यक्तियों के द्वारा किया गया था उन सभी के बारे में जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। निम्नांकित कूट का उपयोग करते हुए आंदोलन का तिथि क्रमानुसार सही स्थान पर रखिए। तो मैंने यहाँ पर उनकी जो तिथि है आंदोलनों की वो रख दी है, बाकी क्रम तो आप लगा ही लेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये घटनाएं कम से कम नहीं तो अब तक जो मैंने 10 पेपर आपको कराए हैं उसमें कम से कम 7 से 8 बार ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो खास करके कांग्रेस की स्थापना से लेकर के और भारत जब आज़ाद हुआ था उसके बीच में जितनी भी घटनाएं हुई, जितनी भी इवेंट आयोजित की गई हैं, उन सभी की तिथि आपको विशेष रूप से पता होनी चाहिए। यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है।
निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो ऐलान हक ये विपिन चंद्र पाल से रिलेटेड नहीं है। अल हिलाल ये जाकिर हुसैन से रिलेटेड नहीं है। तहजीब उल अखलाक ये जो है सर सैयद अहमद खान से संबंधित है, यही सही सुमेलित है। अब बाकी की ये सारी चीज़ें हैं, ये किस किस के द्वारा जो है लिखी गई थी उनके बारे में देख लेते हैं। ऐलान हक ये सलमान रुश्दी की रचना है। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद की रचना है। युगांतर जो है ये वारिंद्र कुमार घोष से रिलेटेड है। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया किसने स्टार्ट किया था? होम रूल पार्टी ने स्टार्ट किया था। होम रूल पार्टी के बारे में, चाहे गदर पार्टी के बारे में, चाहे स्वराज पार्टी के बारे में, ये जो लिख रही हैं सारी चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। निम्न योजनाओं को तिथि क्रमानुसार कीजिए। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था। कैबिनेट मिशन योजना ये 19 फरवरी 1946 में आई थी। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 और बेवल योजना 19 सितंबर 1945 में। अभी इनको क्रमानुसार आप यहाँ से ऑर्डर में लगा सकते हैं। हरिपुरा एक स्थान है जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है हरिपुरा। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। हरिपुरा गुजरात राज्य में है। अगले वर्ष 1939 के त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो 38 में हरिपुरा में हुआ था गुजरात में, 39 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। तो त्रिपुरी मध्य प्रदेश के कांग्रेस अधिवेशन में पुनः अध्यक्ष पद हेतु खड़े होने का निर्णय सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिया गया, लेकिन सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी आदि ने पट्टाभी सीतारमैया को अपना उम्मीदवार बनाया था सुभाष चंद्र बोस के कह सकते हैं मुकाबले। जैसे गांधी जी ने अपना पूर्ण समर्थन भी दिया था, अतः चुनाव के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। यह चुनाव सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया भी 1377 मतों के मुकाबले। ठीक है, 1377 मतों के मुकाबले 1580 मत जो है, वोट जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने प्राप्त किए थे। हालांकि इन्होंने बाद में अपने इस अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया था। सॉरी। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो एनी बेसेंट के द्वारा कहा गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, किसके लिए किया? ये जो घटनाएं हैं आपको दे रखी हैं, खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, ये तो है ही नहीं, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, और कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। तो कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए इससे कोई संबंध नहीं था। सबसे पहला तो ये था कि खलीफा की पुनः स्थापना वो करना चाहते थे तुर्की में, तो पहला, और मुसलमानों की सहानुभूति उनको प्राप्त करनी थी तीसरा। ये दोनों कथन जो हैं आपके खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको देख लेते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। संगीत यंत्र जो है सितार, जिसका नाम जाना जाता है, थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, इसको देख लीजिएगा यहाँ से। संगीत यंत्र सितार जो है ये किसका मिश्रण है? ये वीणा और तंबूरा का मिश्रण माना जाता है। सितार के आविष्कार का श्रेय 13वीं सदी के महान संगीत प्रेमी अमीर खुसरो को दिया जाता है। सुमेलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बिरजू महाराज किससे रिलेटेड है? कथक से रिलेटेड है। के चंद्रशेखर ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है। भीमसेन जोशी ये वोकलिस्ट हैं, और विजय तेंदुलकर ये नाटककार माने जाते हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं। तेरा ताली नृत्य ये कहाँ का है? ये राजस्थान का है। राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव की आराधना तथा शक्ति में कांवड़ ली हुई, कांवड़ देखते हैं ना, कांवड़ वगैरह जो होती है, कांवड़ ली हुई 13 महिलाओं का एक ग्रुप होता है, उसके द्वारा ये नृत्य आयोजित किया जाता है। इसी वजह से 13 महिलाएं होती हैं, तो 13 ताली इसको जो है नृत्य कहा जाता है। इसके अलावा जो अदर स्टेट्स आपको दे रखे थे उनके कुछ प्रमुख लोक नृत्यों को मैंने यहाँ पर एड ऑन किया है, उनको भी देख लीजिए। केरल के प्रमुख लोक नृत्यों में आते हैं पादियानी, मोहिनीअट्टम, कथकली, काई कोट्टिकली, थुलाल और ओट्टम। ठीक है। राजस्थान में चाकरी, कालबेलिया, पनेहारी, गणगौर, नेजा, फूंदी, झूमा, घपाल, ये जो है सारे राजस्थान के लोक नृत्य हैं। मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो स्वांग, मटकी, बधाई, बरेड़ी, नौराता, अहिराई, भगोरिया, पंडवाड़ी, ये सभी जो हैं किसके हैं? राजस्थान के लोक नृत्य हैं, सॉरी मध्य प्रदेश के। तमिलनाडु के लोक नृत्यों में बात की जाए तो कवाड़ी, कुमी, कोलट्टम और भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु के हैं। कारागम धार्मिक लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है। अब उसमें से जो रह गए थे, आंध्र प्रदेश में अगर बात करेंगे तो छड़ी, सिद्धि, मधुरी, कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। कुंभी, ये सभी आंध्र प्रदेश के हैं। कर्नाटक की बात करें तो करगा, वीरगस्से, यक्षगान, लांबी और कुनीता, ये सारे नृत्य कर्नाटक के हैं। अब यहाँ से आपका पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है
स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, विघटन के द्वारा। तो तीनों ही ऑप्शन जो है ये सही है। स्थगन के द्वारा भी लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है, सत्रावसान के द्वारा भी और विघटन के द्वारा भी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी सही हैं। हालांकि जो पॉलिटी का आपका पूरा का पूरा सिलेबस है वो मैंने लगभग 90% मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, अब तक। अभी जो है आपका न्यायपालिका वाला बचा है, एक इम्पॉर्टेंट में तो न्यायपालिका वाला ही बचा है। उसके बाद में कुछ 3-4 टॉपिक और हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, उनको मैं आपको 2 से 3 दिन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो पॉलिटी का मैंने वैसे भी कंप्लीट कर दिया है, और यहाँ से भी जो है चीज़ें आप देख पाएंगे कि जितनी चीज़ें मैंने आपको कराई हैं, ठीक है, पॉलिटी की पूरी जो रिवीजन सीरीज़ मैंने चलाई थी उसमें लगभग अब तक 30-31 क्लास मैं आपको करा चुका हूँ। तो उन 30-31 क्लासों में अगर आपने देखा हुआ था, और यहाँ पर ये जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हम देख रहे हैं, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो मैंने वहाँ पर नहीं कराया है। ठीक है, आपको जो पॉलिटी की रिवीजन सीरीज मैंने कराई है उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको ये लग रहा हो कि हम किसी बड़ी कोचिंग से नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए, आपकी तरह मैं भी एक एक्सपीरियंट हूँ, अपनी जॉब के साथ साथ में मैं तैयारी करता रहता हूँ, और जो भी कुछ संभव हो पाता है मैं यहाँ से आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो बिल्कुल भी ये दिमाग में आपको ये नहीं सोचना है कि हम कहीं किसी बड़े टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, या हम कहीं बड़ी कोचिंग से कोई कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो हम सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे या हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैंने किया है, कई बार किया है, तो आप भी कर सकते हैं। बस आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए, आपके दिमाग में ये आना नहीं चाहिए कि हम कहीं बड़ी कोचिंग से नहीं पढ़ रहे हैं तो हम नहीं निकाल पाएंगे। अगर ये आपके अंदर आ गया तो आपका बाद आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, फिर आप कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको पहले अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना होगा। आपको ये विश्वास खुद को दिलाना होगा कि हम, अगर हमारे पास सही डायरेक्शन है, हमारे पास सही स्टडी मटेरियल है, सही चीज़ें अगर हम पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी निकाल सकता है। आपकी तो बात ही अलग है, कोई भी निकाल सकता है। बस आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि बिना कोचिंग के नहीं निकाल सकते। अगर ये आपके दिमाग के अंदर घर कर गया, बैठ गया, तो फिर निश्चित रूप से आप नहीं कर पाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। देखिए, अब ये जो है कल ही मैंने इसमें आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में बात की जाती है, तो ये कल ही मैंने जो है इसको तैयार किया है सर्वोच्च न्यायालय वाले को। अभी हालांकि मैंने अभी तक आपको ये वीडियो प्रोवाइड नहीं करी है, आज शाम को ही सर्वोच्च न्यायालय वाली वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। मतलब न्यायालय की जो कार्यवाही होती है उसको संचालित करने के लिए जितने मिनिमम न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है उसको कोरम कहा जाता है। और उस कोरम में जो है कुछ न्यायाधीशों की कमी होती है, या जो गढ़पूर्ति होती है न्यायालय की कार्यवाही को संचालित करने के लिए, वहाँ पर अगर न्यायाधीश उपस्थित नहीं होते हैं तो आर्टिकल 127 में कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रावधान दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सत्र को प्रायोजित करने के लिए आवश्यक न्यायाधीशों के कोरम में कमी की स्थिति में की जाती है। मतलब किसी भी कार्यवाही को हमें संचालित किया जाना है, वहाँ पर कोरम में कमी है, तो उसके लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है आर्टिकल 127 के अंतर्गत। इस प्रकार नियुक्त न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही समस्त अधिकार मिलते हैं, शक्तियां मिलती हैं, विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। कथन है, कारण क्या है? अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। तो ए और आर दोनों ही सही हैं। देखिए, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, कोई भी दल स्थायी नहीं है। ठीक है, कोई भी दल समाप्त किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। और कारण ये है कि अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं, तो ये भी सही है। हमारे यहाँ पर देश में बहुत सारे राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन कथन की जो कारण है वो सही तरीके से व्याख्या नहीं करता है। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है। कम से कम कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। कोई भी दल, राजनीतिक दल जो 4 राज्यों में राज्य स्तर के दल के रूप में उसको मान्यता प्राप्त है, तो वो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता उसको दी जा सकती है। उसकी कुछ शर्तें यहाँ पर आप देखेंगे। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय घोषित करने की कुछ शर्तें होती हैं। पहली कि यह 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो इसको। लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनावों में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों, जितने वोट डाले गए, कुछ जो वैध मत होते हैं, उन वैध मतों के 6% वोट उसको मिलने चाहिए। इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर वह जीत दर्ज करे, या उसने कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जो है वो जीती हों। इन 3 में से कोई एक अगर क्राइटेरिया किसी पार्टी के द्वारा पूरा किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जा सकती है। ठीक है, यानी या तो वह 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में उसको मान्यता हो, या ये नहीं है तो लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनावों में 4 अलग अलग स्टेट्स में कुल वैध मत जितने होते हैं उनके 6% वोट उसको मिल जाए, और इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर वो जीत जाए। ये भी नहीं है तो उसने कम से कम 3 राज्यों में जो लोकसभा चुनाव हैं उनमें जितनी भी सीटें हैं उन सीटों का कम से कम 2% सीटें जो है उसके द्वारा जीती गई हों। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर उसके अंतर्गत है तो वो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता उसको दी जा सकती है। ठीक है,
किसी दल को किसी राज्य में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता, देखिए वहां पर राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता की बात हो रही थी और यहां पर हो रही है राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता कब दी जाती है। यह संबंधित राज्य विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करता है और साथ ही उसी राज्य विधानसभा में 2 सीटें जीतता है। ठीक है, पहला। अगर ये नहीं है तो यह लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है और साथ ही उसी राज्य लोकसभा से 1 सीट जीतता है। अगर ये भी नहीं है तो संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में विधानसभा में 3% सीटें जीतता है या विधानसभा में 3 सीटें जो भी दोनों में से अधिक हो तो उसको राज्य स्तरीय दल की मान्यता दी जा सकती है। यदि वह संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उसके किसी खंड के लिए लोकसभा में 1 सीट जीतता है तो भी उसको मान्यता दी जा सकती है राज्य स्तरीय दल की। और लास्ट है आपका, यदि राज्य या राज्य विधानसभा के लिए लोकसभा के आम चुनावों में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% अगर उसको मिल जाता है तो भी उसको राज्य स्तरीय दल की मान्यता दी जा सकती है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो आप देखेंगे 14 से 18 तक समानता के अधिकार होते हैं। 14, 15, 16, 17, 18 इसमें समानता के अधिकार के बारे में बात किया गया है। 19 ये जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आ जाता है। ठीक है, तो ये अलग है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 253। अब जो अन्य आर्टिकल दे रखे हैं 49, 50, 52 इनके बारे में भी देख लीजिए। 50 क्या कहता है? 250 आपात की घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उन पर संसद कानून बना सकता है, उसको ये शक्ति प्रदान की गई है 250 में। आर्टिकल 249 क्या कहता है? राष्ट्रीय हित के संरक्षण के लिए राज्य सूची में जितने विषय हैं उस पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। पहले वाले में 50 में किसके संबंध में दी गई थी? आपात की घोषणा के प्रवर्तन में राज्य सूची के विषयों पर संसद की कानून बनाने की शक्ति। 49 में राष्ट्रीय हित के संरक्षण में राज्य सूची के विषय पर संसद की कानून बनाने की शक्ति। और 252 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से कानून बनाने की संसद की जो शक्ति है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की संचित निधि से धन निधि यानी संचित निधि से जो धन निकाला जाता है, पैसा निकाला जाता है, उस पर किसका कंट्रोल होता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री। इसमें से किसी का भी कोई भी नियंत्रण नहीं होता। संचित निधि को पहले समझते हैं, उसके बाद में नियंत्रण को समझेंगे। संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अनुसार सरकार को मिलने वाले सभी रेवेन्यू जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपदा शुल्क, अन्य टैक्स शुल्क और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की जो वसूली होती है उससे जो धन प्राप्त होता है वे सभी संचित निधि में जमा किए जाते हैं। संसद की स्वीकृति के बाद सरकार अपने सभी खर्चों का वहन इसी निधि से करती है। तो इसके लिए स्वीकृति किसकी चाहिए? संसद की चाहिए। ठीक है, संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक होती है, इसीलिए इसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। अब इसके अलावा एक टर्म और आपने सुना होगा, आकस्मिक निधि। इसका वर्णन आर्टिकल 267 में। संसद को एक निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है। इस निधि को भारत की आकस्मिक निधि कहा जाता है। यह एक ऐसी निधि है जिसमें संसद द्वारा पारित कानूनों द्वारा समय समय पर धन जमा किया जाता है। यह निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है और देश की आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा इस निधि से सरकार को पैसा उपलब्ध कराया जाता है। और एक आता है आपका भारत का लोक लेखा। संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अनुसार भारत सरकार द्वारा उसकी ओर से सभी प्राप्त अन्य लोक धनराशियां जो होती हैं भारत के लोक लेखा अकाउंट जो होते हैं उसमें जमा की जाती हैं। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने के विषय में आर्टिकल 126 में उपबंध है। ठीक है, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार को जितने लोकसभा में सीटें दी गई हैं इनमें से जो 2-2 राज्यों के आपको पेयर दे रखे हैं, तो कौन से 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीटों को मिलाकर के बिहार की सीटों के बराबर हो जा रही हैं? तो ये क्वेश्चन जो है अगर देखा जाए तो असम और मध्य प्रदेश की जो सीटें हैं मिलाकर के बिहार की सीटों के बराबर हैं। ठीक है, विभाजन के पूर्व बिहार को लोकसभा में 54 स्थान आवंटित किए गए थे, असम को 14 और मध्य प्रदेश को 40। ठीक है, तो 40 और 14 मिलाकर के 54 हो जाते हैं। लेकिन अगर वर्तमान में बात की जाए तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। ये क्वेश्चन जो था ये पुराना था, उस टाइम पर विभाजन नहीं हुआ था, मतलब अलग अलग राज्यों में बटा नहीं था, तब तक इसको 54 सीटें प्राप्त थीं। वर्तमान में बिहार को 40 लोकसभा सीटें प्राप्त हैं।
लाभ का पद परिभाषित हुआ है, किसके द्वारा परिभाषित किया गया है इसको? संसद के द्वारा। जैसे आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उसमें आपने एक टर्म देखा होगा योग्यता अर्हता में, उसमें एक चीज़ आती है, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो लाभ का पद कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, इसका निर्धारण संसद करती है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 102 1A तथा अनुच्छेद 191 1A में लाभ के पद का उल्लेख किया गया है, किंतु लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 102 1A के अंतर्गत संसद सदस्यों के लिए तथा अनुच्छेद 191 1A के तहत राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए ऐसे किसी अन्य पद को धारण करने की मनाही है जहां पर वेतन, भत्ते, अन्य या दूसरी तरह के सरकारी लाभ मिलते हो, उन्हें लाभ का पद कहा जाता है। इस तरह लाभ की मात्रा पर इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो जीवी मावलंकर, हालांकि यह पारित नहीं किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? आर्टिकल 110। संविधान में अनुच्छेद 110 में संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रोसेस के बारे में बताया गया है तथा उसे पारित करने के लिए अनुच्छेद 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में पारित होने के उपरांत धन विधेयक को राज्यसभा के विचार के लिए भेजा जाता है। 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को इस पर स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। अगर वो स्वीकृति नहीं देती है तो ये स्वतः ही पारित माना जाता है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, किसके द्वारा हुआ है? संसदीय कानून के द्वारा हुआ है। क्षेत्रीय परिषदें जो हैं ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये संसद के एक अधिनियम यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किए गए हैं। इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रीय परिषदों में विभाजित किया है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद जो है वो प्रदान की है। उपर्युक्त क्षेत्रीय परिषदों के अलावा संसद के एक अलग अधिनियम वर्ष 1971 में उत्तरी पूर्वी परिषद अधिनियम द्वारा एक उत्तरी पूर्वी परिषद भी बनाई गई थी। जो परिषदें होती हैं, क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, इनका अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है? प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन से, मतलब क्रमानुसार एक समय में 1 वर्ष की अवधि के लिए उस अंचल के आंचलिक परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। रोटेशन से ये बदलते रहते हैं 1-1 साल पर। सदस्य कौन कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा यथा नामित 2 अन्य मंत्री और परिषद में शामिल किए गए संघ राज्य क्षेत्रों से 2 सदस्य। ये सारे लोग जो हैं क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य माने जाते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस में लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो यहाँ दोनों ऑप्शन सही हैं आपके। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर दोनों में ही SC ST के लिए आरक्षण नहीं है लोकसभा में। संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में SC ST के सदस्यों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। आर्टिकल 331 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि लोकसभा में यदि एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उक्त समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत करता है। यानी 331 के तहत राष्ट्रपति जो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, हालांकि ये चीज़ अब खत्म कर दी गई है, ठीक है, मैंने आपको बताया था जब हम लोकसभा के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन याद रखिएगा। संविधान का आर्टिकल 332 राज्य की विधानसभाओं में SC ST वर्ग के लिए, जबकि 333 आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। हालांकि लोकसभा तथा राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उनमें SC ST वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, लेकिन उनका चुनाव निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं के द्वारा ही किया जाता है। SC ST वर्ग के प्रतिनिधियों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये भी आप याद रखेंगे। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण कहाँ से हुआ है? ये संवैधानिक प्रावधानों से हुआ है। सरकारीय आयोग आया था 1988 में, उसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार परिभाषित अधिदेश के अनुसरण में परामर्श करने के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय फोरम के रूप में अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित करने की महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। अंतर्राज्यीय परिषद को राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करने, सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों या केंद्र एवं एक या अधिक राज्यों के समान हित वाले विषयों की पड़ताल करने या विमर्श करने का अधिकार है। परिषद की 1 वर्ष में कम से कम 3 बार बैठक हो सकती है। संगठन की अगर बात करें तो अध्यक्ष जो होते हैं इनके प्रधानमंत्री होते हैं, सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। इसके अलावा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वे भी इसके सदस्य होते हैं। विधानसभा नहीं रखने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी इसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति शासन के तहत राज्यों के राज्यपाल भी इसके जो है सदस्य होते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर के जो 6 मंत्री होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। संसद द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है, मतलब उसको कब एडल्ट माना जाता है? तो 18 वर्ष। तारे अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो वैसे तो देखिए
तारों की या सूर्य भी एक तारा है, तारे की जो ऊर्जा का प्रमुख सोर्स है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, लेकिन गुरुत्वीय संकुचन से भी ये तारे जो हैं ये अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे विभिन्न तारों के बीच आरोपित किया जाने वाला पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो संकुचन उत्पन्न करता है और इससे भी तारे जो हैं अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं। निम्न में किसमें पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, तो आप सभी को पता होगा मंगल ग्रह। निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की लवण में किसका अधिकतम योगदान है, मतलब समुद्र में जो खारापन होता है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक जो होता है। निम्न में से कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है, तो कनारी धारा है। यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं, बेंगुएला, ब्राजील, कनारी धारा, पश्चिमी प्रवन प्रवाह, ठीक है। हालांकि ज्योग्राफी मैंने सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले ही बता दिया है। कनारी एक शीतल धारा है या दक्षिणी अटलांटिक में धाराओं के पूर्ण वृत्त के निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देती है, जबकि अन्य की उपस्थिति पाई जाती है। कनारी धारा का अपवाह दक्षिणी अटलांटिक में विकसित न होकर के उत्तरी अटलांटिक में पाया जाता है। ये उत्तरी अटलांटिक से जुड़ी हुई है कनारी धारा। पछुआ पवन प्रवाह, ठीक है, पश्चिमी पवन प्रवाह जो ऑप्शन में दे रखा था उसी को देखते हैं यहाँ पे। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ब्राजील धारा पूर्व दिशा में मुड़कर पछुआ हवाओं के प्रभाव को तीव्र गति से प्रवाहित होती है, इसे पछुआ पवन प्रवाह कहते हैं, जो एक ठंडी जलधारा है। बेंगुएले की धारा ये भी एक ठंडी जलधारा है, या दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ओर प्रवाहित होती है तथा आगे जाकर दक्षिण विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है। ब्राजील की धारा की बात करें तो ये गर्म धारा है, इसकी उत्पत्ति दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा के विभाजन के फलस्वरूप होती है। वस्तुतः दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा की दक्षिणी शाखा ब्राजील धारा के नाम से जानी जाती है। निम्न में से कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर के ग्लोब पर एक बड़े वृत्त का निर्माण करता है, तो 180 डिग्री देशांतर। इंटरनेशनल डेट लाइन आइडियल जिसको कहा जाता है, ये काल्पनिक रेखा है जो मोटे तौर पर 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। हालांकि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये एक सीधी रेखा नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है, कई जगहों पर ये विक्षेपित होती हुई नजर आती है, कुछ बिंदुओं पर 180 डिग्री भूमध्य रेखा से भटकती हुई दिखाई देती है। विचलन ये जो होता है, ये जो इसमें भटकाव है इस इंटरनेशनल डेट लाइन में, ये समान आर्थिक और राजनीतिक संबद्धता वाले स्थानों के समान दिनांक या समय साझा करने में इसको सक्षम बनाता है। अगर इसको सीधा कर दिया गया तो इससे यह परिवर्तन हो सकता है कि एक ही दिन में एक ही स्थान पर, मतलब एक ही दिन में दो अलग अलग तारीखों के साथ में कुछ ऐसे हमारे भूभाग हैं जो, जैसे मान के चलिए, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया जाए, किसी देश के बीच में होकर के निकाल दिया जाए, तो ये होगा एक ही देश में दो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तारीखें होंगी, अलग अलग समय होगा, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए इसको जो है विचलित किया जाता है, विक्षेपित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है, इसका अधिकतर भाग जल के ऊपर है, यानी अधिकतर ये जलीय भूभाग से होकर के गुजरती है। न्यूजीलैंड, फिजी, समोआ, टोंगा, पूर्वी साइबेरिया का कुछ हिस्सा और अल्यूशन द्वीप समूह, ये ऐसे स्थान हैं जहां से ये रेखा जो है गुजरती है। पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय 10 घंटे यानी 10 बजे सोमवार लिखा। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह निम्नलिखित में से किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा, तो वो 4 बजे मंगलवार को जो है इस स्थान पर पहुंचेगा। यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन देखते हैं। देखिए, पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा था कैप्टन, उसके द्वारा टाइम लिखा गया था 10 बजे, ठीक है, और 90 डिग्री देशांतर से प्रधान यामूत्र तक पहुंचने के लिए उसको जो चक्कर लगाना पड़ेगा 270 डिग्री, ठीक है, और आपको पता है कि 15 डिग्री घूमने के लिए 1 घंटा समय लगता है, तो 270 डिग्री घूमने के लिए कितना समय लगेगा, 18 घंटे लगेंगे। डिवाइड कर देंगे उसको, ठीक है, 15 से इसको डिवाइड कर देंगे 270 को, तो 18 घंटे समय लगेगा। उसने जो टाइम लिखा था वहाँ पर 10 बजे, अब 10 बजे में आप 18 घंटे और जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आपने देखा होगा 10 बजे उसने क्या लिखा था, सोमवार लिखा था, तो 10 बजे में अगर आप 18 घंटे जोड़ देंगे तो अगला दिन पहुंच जाएगा। सोमवार लिखा था तो मंगलवार हो जाएगा, और 10 में अगर आप 18 घंटे जोड़ेंगे तो वो 16 हो जाएगा। नहीं, आप ऐड करके देखिए तो वो 4 बजे, मतलब अगले दिन 4 बजे जो है वो समय वहां पर दिखाई देगा। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, सही बात है। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, ये भी सही बात है। तो पहला दूसरा कथन सही है। और यहाँ पर जो लास्ट के 2 स्टेटमेंट हैं, पृथ्वी के
के अक्ष की समांतरता है, तो ये समांतर नहीं है। अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है, ये भी सही बात नहीं है। ठीक है, भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य कौन सा है? बिहार। अब बीमारू क्या है उसको समझते हैं। बीमारू एक संक्षिप्त रूप है, इसका अर्थ है BI मतलब बिहार, MA मतलब मध्य प्रदेश, R मतलब राजस्थान, U मतलब यूपी। यह संक्षिप्त नाम 1980 के दशक में एक अर्थशास्त्री जिनका नाम था आशीष बोस, उसके द्वारा बनाया गया था। वे कुल भारतीय आबादी का 41% हिस्सा हैं, यानी जो बीमारू राज्य जो हैं, ये पूरी जितनी भी भारतीय आबादी है उसका 41% हिस्सा बीमारू राज्य हैं। 2026 तक वे 43.5% जनसंख्या के लिए जिम्मेदार होंगे, यानी बीमारू राज्यों की जनसंख्या जो होगी वो भारत की जनसंख्या का लगभग 43.5% होगी। इनमें से बिहार का जनघनत्व 1102 है, मध्य प्रदेश का जनघनत्व 236 है, राजस्थान का 201 है और उत्तर प्रदेश का 828 है। मैंने यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी हैं मैंने कोशिश की है कि अपडेटेड चीज़ें ही मैं आपको यहाँ से बताऊँ। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा है कि ये पुराना राज्य है, तो वहाँ मतलब पुराना क्वेश्चन है, तो तब से लेकर के अब तक इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो तमिलनाडु शहरीकृत राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। इसकी 48.45% आबादी जो है वो शहरी क्षेत्रों में रहती है। और इसके बाद में जो दूसरे स्थान पर आता है केरला, ठीक है, शहरीकृत राज्यों में, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर गुजरात। तो ऊपर वाला क्वेश्चन आप छोड़िए, आपको ये वाला डाटा याद रखना है, ये 2011 की जनगणना का है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या घनत्व के आधार पर अवरोही क्रम, ये ओल्ड क्वेश्चन है, पुराना है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है राज्यों की जनसंख्या घनत्व के आधार पर अवरोही क्रम, तो मैंने 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जनसंख्या घनत्व के आधार पर उनका अवरोही क्रम लिखा है। तो आंध्र प्रदेश का जो है वो 308 है, ये क्वेश्चन में ही दे रखे थे ऑप्शन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन में दे रखे थे, तो आंध्र प्रदेश का जनघनत्व 308 है और महाराष्ट्र का 365 है, तमिलनाडु का 555 है, पश्चिम बंगाल का 1030 है। ये क्वेश्चन 1991 में पूछा गया था, मतलब 1991 का जनगणना के आधार पर पूछा गया था, लेकिन मैंने इसको 2011 की जनगणना के आधार पर इसको जो है चेंज कर दिया है। अगला है जनसंख्या का आकार और इसकी रचना सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, तो बिल्कुल सही बात है। जनसंख्या का आकार कैसा है, उसकी संरचना किस तरह की है, ये कहीं ना कहीं समाज में होने वाले परिवर्तनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो कथन ए आपका बिल्कुल सही है। कथन आर है उस व्यावसायिक समूह की प्रजननता जिसमें पत्नियां अधिक लाभकारी पेशों में लगी हैं कम होती है तुलना में उसी आर्थिक वर्ग में जहां ऐसा नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक ऐसा समूह है जहां पर जो महिलाएं होती हैं, किसी भी घर की महिलाएं जो होती हैं वो जॉब सेक्टर्स में होती हैं या अधिक लाभकारी नौकरियों में काम कर रही होती हैं, तो वहां पर देखा होगा आपने अन्य वर्गों की अपेक्षा जो प्रजननता होती है, या फिर कह सकते हैं एक तरह से जनसंख्या वृद्धि की जो दर होती है, ऐसे परिवारों में वो कहीं ना कहीं कम पाई जाती है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही रूप से व्याख्या भी करता है। भारत की नगरीय जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक है, बिल्कुल सही बात है। और ये हम कैसे देखेंगे कि भारत की पॉपुलेशन आपको पता है यूएसए से ज़्यादा है और यूएसए से पॉपुलेशन भारत की ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नगरीय जनसंख्या भी कंपैरेटिवली यूएसए से ज़्यादा निवास करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए का नगरीकरण जो है वो भारत से निम्न है, हालांकि यूएसए का नगरीकरण स्तर भारत से उच्च है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इस वजह से नगरीय जनसंख्या भी यहाँ पर ज़्यादा ही पाई जाती है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही रूप से व्याख्या नहीं करता है। हरित पेटी बड़े नगरों के भौतिक विस्तार को नियंत्रित करने के नियोजन की एक संकल्पना है और कारण है यह नगर का एक अनिवार्य संघटक है। तो पहला जो कथन है आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि हरित पेटी बड़े नगरों के भौतिक विस्तार को कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग करने की एक बहुत अच्छी संकल्पना मानी जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस नगर में हरित पेटी नहीं होगी वह नगर नहीं कहलाएगा या नगर की कैटेगरी में नहीं आएगा या नगर का नियोजन हरित पेटी के बिना नहीं किया जा सकता है, ये जरूरी नहीं है। तो इसका जो कारण है वो गलत है। 1951 से भारत में अपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया गया और कारण दे रखा है कि भारत के जनांकिकीय इतिहास में 1951 को जनांकिकीय विभाजक कहा जाता है। तो आप देखेंगे 1951 से भारत में अपूर्व जनसंख्या वृद्धि हुई है, 1951 से पॉपुलेशन बढ़ी है, क्योंकि धीरे धीरे स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ। ठीक है, और मतलब जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, इन चीज़ों में कमी आई, जैसे जैसे हमारा जो मेडिकल सेक्टर है वो डेवलप हुआ, तो 1951 से जनसंख्या बढ़ी। लेकिन भारत के जनांकिकीय इतिहास में 1951 को जनांकिकीय विभाजक नहीं कहा जाता है, जनांकिकीय विभाजक या महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है 1921 को, क्योंकि इस वर्ष में या 1921 के दशक में जनसंख्या जो है 1911 की तुलना में काफ़ी कम हो गई थी, घट गई थी।
नगरीकरण औद्योगिकीकरण का अनुसरण करता है, बिल्कुल सही बात है। जहाँ जैसे जैसे औद्योगिकीकरण होगा, जैसे जैसे इंडस्ट्री स्थापित होंगी, जैसे जैसे उद्योग धंधे स्थापित होंगे, तो कहीं ना कहीं वह क्षेत्र जो है वो नगर के रूप में तब्दील होता चला जाएगा। तो पहला जो कथन है आपका सही है। विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में एक आंदोलन है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका केवल पहला ही सही है। भारत में वर्तमान शिशु मृत्यु दर कितनी है, ये क्वेश्चन पुराने टाइम में पूछा गया था, तो वर्तमान में इसके ऑप्शंस को देखना कहीं किसी भी तरीके से प्रासंगिक नहीं है। वर्तमान में जो डेटा है इसका वो मैंने यहाँ पर रखने का प्रयास किया, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हाल ही में महापंजीयक भारत के जो होते हैं उनको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 जारी की। ठीक है, 2014 से सतत विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने की दिशा में देश में 3 चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया। एक आपका शिशु मृत्यु दर IMR जिसको कहा जाता है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, 5 वर्ष की आयु से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, ये दूसरी कैटेगरी होगी। अंडर 5 ईयर मॉर्टेलिटी रेट U5MR इसको कहा जाता है, और नवजात मृत्यु दर। ठीक है, इन तीनों चीज़ों में लगातार कमी देखी गई है। तो 1 बाय 1 तीनों कैटेगरी में जानते हैं कितने कितने यहाँ पर कमी हुई है। तो 5 वर्ष की आयु से कम आयु में जो मृत्यु दर में जो कमी हुई है वो देखेंगे 2019 से 3 अंक। ठीक है, 2019 में जितनी थी उससे 3 अंक की महत्वपूर्ण गिरावट हुई है। वर्ष 2019 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 35 के मुकाबले 2020 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जो मृत्यु दर हो गई आपकी 32 हो गई। पहले 35 थी 1000 पर, अब 1000 पर कितनी है, 32 है। ग्रामीण क्षेत्रों में 36 से शहरी क्षेत्रों में 21 तक यह अलग अलग पाई जाती है। मतलब 35 थी कहाँ, 2019 में, 2020 में हो गई आपकी 32। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इसकी दर जो है वो समान है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये 36 तक है और शहरी क्षेत्रों में ये 21 तक है। अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट यानी U5MR में सबसे अधिक गिरावट उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में देखी गई है, जो कहीं ना कहीं इन दोनों राज्यों की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार का एक संकेत भी देता है। शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इसमें 2019 में 30 थी ये 1000 जीवित जन्मों पर, और 2020 में 2 अंकों की इसमें गिरावट दर्ज की गई, यानी ये 28 हो गई। और अगर परसेंटेज देखें वार्षिक गिरावट की जो दर है वो देखें तो 6.7% है। ग्रामीण और शहरी अंतर जो है यहाँ 12 अंक है। शिशु मृत्यु दर की बात हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें जो डिफरेंस है वो 12 अंकों का है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में यह 19 है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर, और ग्रामीण क्षेत्रों में यह 31 है। ठीक है, वर्ष 2020 में कोई लिंग अंतर नहीं देखा गया है, बालक 28 और बालिका 28। ठीक है, यानी दोनों में, यानी मेल फीमेल जो भी बच्चा और बच्ची होते हैं दोनों में 2020 में लिंग के आधार पर कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला, ये समान है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम 10 की वृद्धि कहाँ पे हुई थी, तो ये पुराना क्वेश्चन है। 1991 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में हुई थी। वर्तमान में देखेंगे तो 2011 की जनगणना अभी चल रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम दशकीय वृद्धि दर जो है वो दादरा नगर हवेली में दर्ज की गई है 55.5%। राज्यों में उच्चतम दशकीय वृद्धि की दर अगर बात की जाए तो सर्वाधिक रही है मेघालय में। भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर उच्चतम है किस प्रकार के नगरों में, वर्ग 1 नगरों में, वर्ग 2 नगरों में, 3 नगरों में, या वर्ग 4 नगरों में? तो ये वर्ग 4 नगरों में सर्वाधिक पाई जाती है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन NCERT से पूछा गया, क्लास 12th की NCERT भूगोल की अगर आप देखेंगे तो उससे डायरेक्टली ये लिया गया है। आपको ये किसी भी किताब में नहीं मिलेगा कि वर्ग 1 के नगर क्या होते हैं, वर्ग 2 के नगर, 3, 4, 5, 6, ये जो 6 कैटेगरी हैं नगरों की, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ NCERT की मिलेंगी। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि भूगोल के लिए, खास करके UPPCS के लिए, आपको NCERT से बढ़िया कंटेंट ज्योग्राफी के मामले में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट NCERT से लिया गया क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो नगरीय वर्ग है उसको देख लेते हैं। वर्ग 1 के नगर कौन से होते हैं, जिनमें जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक होती है, और यहाँ पर नगरीय जनसंख्या का 60.45% पाया जाता है। वर्ग 2 के नगरों में
कौन से नगर आते हैं जिनकी जनसंख्या 50,000 से 99,999 तक, यानी मतलब सीधे शब्दों में आप मान सकते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। 50,000 से 1 लाख के बीच में जहाँ पे पॉपुलेशन होती है उन्हें वर्ग 2 के नगर कहा जाता है। यहाँ पर नगरीय जनसंख्या का कितने प्रतिशत पाया जाता है? 10.96% पाया जाता है। वर्ग 3 के जो नगर होते हैं ये 20,000 से लेकर के 50,000 के बीच में होते हैं। 15.43% यहाँ नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पाया जाता है। 4 नगरों, ये वर्ग 4 के जो नगर होते हैं 10,000 से 20,000 के बीच में आते हैं। 8.4% है यहाँ पे। वर्ग 5 के नगर 5,000 से 10,000 की जो पॉपुलेशन होती है उसको कहा जाता है। यहाँ पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 4.21% है। और वर्ग 6 के जो नगर होते हैं, वो 5,000 से कम पॉपुलेशन वाले होते हैं। इनमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 0.51% पाया जाता है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन था तो यहाँ पर क्या कह रहा था कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर कहाँ पर उच्चतम है? तो ये वर्ग 4 के नगरों में उच्चतम है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने किस चीज़ के बारे में बताया आपको? यहाँ पर मैंने नगरीय जनसंख्या के बारे में बताया है। और इसके साथ साथ आपको मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि जो 6 वर्ग हैं नगरों के, उनकी पॉपुलेशन कितने से कितने के बीच में जो है आती है, ठीक है, या कितने से कितने पॉपुलेशन के जो नगर हैं वो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे ज़्यादा लंबाई पाई जाती है? तो नो डाउट यूपी में पाई जाती है। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे? ये झेलम नदी से है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो बिहार है। बिहार भारत का सबसे बाढ़ प्रवण राज्य माना जाता है, जिसमें उत्तरी बिहार में 76% आबादी जो है बाढ़ के विनाश के आवर्ती खतरे में है। कुछ ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का लगभग 16.5% अकेले बिहार में स्थित है, जबकि भारत में बाढ़ प्रभावित आबादी का 22.1% बिहार में रहता है। क्षेत्र के हिसाब से पूरे भारत का 16.5% बिहार में है और पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी जो बाढ़ से प्रभावित पॉपुलेशन है उसका 22.1% अकेले बिहार में पाया जाता है। ये सुमेलन से जुड़ा हुआ है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ जो है ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो ये मैच करता है। ये पुराना क्वेश्चन है। बिहार छोटा नागपुर पठार यहाँ से रिलेटेड है। महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश जो है महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। मालनाड आंध्र प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, ये कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है, तो ये जो है सुमेलित नहीं है, चौथा वाला, ठीक है। इसके बाद में लैटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है, कहाँ पर ये प्रमुख रूप से पाई जाती हैं लैटेराइट मिट्टी? तो ये मालाबार तटीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। लैटेराइट मिट्टी की प्रधानता ऐसे जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है जहां आर्द्र तथा शुष्क मौसम की विद्यमानता हो। लैटेराइट मिट्टी चाय, कहवा, कपास, रबर और काजू के लिए उपयुक्त होती है। ये कैसे बनती है? ये लैटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है। ये मिट्टी चौरस उच्च भूमियों पर मिलती है। इसमें लोहा, एल्यूमिनियम, चूना अधिक होता है और जो गहरी लैटेराइट मिट्टियां होती हैं वहां पे लोहा ऑक्साइड और पोटास की मात्रा जो है वो अधिक रूप से पाई जाती है। निम्नलिखित कथनों में से पंजाब के संबंध में कौन कथन है? कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। यह भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य है, सही है। इसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का अनुपात जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक है, तो ये दोनों ही कथन सही हैं। और तीसरा कथन जो है ये सही नहीं है, इसने जनसंख्या का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त कर लिया है। आगे देखते हैं, संसार में निम्नतम प्रजनन दर कहाँ की है? तो ये पुराना क्वेश्चन है, तो इसको हम जो वर्तमान सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से देखेंगे। वर्तमान में दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर विश्व में सबसे कम है। ये लेटेस्ट डेटा है, ठीक है। वो क्वेश्चन आया था उस टाइम पर, मैंने उस ऑप्शंस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो वर्तमान में डेटा है इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो आप देख सकते हैं। वर्तमान में साउथ कोरिया की जो प्रजनन दर है, फर्टिलिटी रेट है, वो सबसे कम है वर्ल्ड में। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2021 में इस देश की प्रजनन दर घट करके 0.81% रह गई है। वर्ष 1970 से प्रजनन दर में यहाँ पर निरंतर गिरावट आ रही है। उस समय प्रजनन दर 4.53 थी। वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्ष 2000 के बाद इसमें तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। अब दक्षिण कोरिया से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वोन। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं हान डक सू और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं यूं सोक यूल, ठीक है। ये लेटेस्ट डेटा है।
निम्न में से कौन कथन सही है? चीन विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है, यूएसए विश्व में ज्वार का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, ब्राज़ील विश्व में सोयाबीन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है और इटली विश्व में कच्चे रेशम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। तो इसमें से दो कथन जो हैं आपके स्टार्टिंग वाले वो सही हैं। चीन सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन करता है और यूएसए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ज्वार का प्रोडक्शन करता है। बाकी जो 3 और 4 कथन हैं ये गलत हैं। अब इससे जुड़ी हुई कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन यूएसए करता है और सबसे ज़्यादा रेशम का प्रोडक्शन चीन करता है। निम्न में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो ये सुएज नहर है। रिपीटेड क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्राकृतिक रबड़ ये थाईलैंड से रिलेटेड है। दूध में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो भारत का है। लौह अयस्क चीन जो है अग्रणी लौह अयस्क उत्पादक देश है और पेट्रोलियम जो है वो यूएसए लेटेस्ट डाटा के अनुसार। कथन ए है कि सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है और कारण है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पाई हैं। तो देखिए ये दोनों ही कथन सही हैं। सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश कर रही है, वर्तमान समय भी देखा जा रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी पुराने टाइम में पूछा गया था, लेकिन वर्तमान में भी आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि सरकार पब्लिक सेक्टर की जो भी यूनिट्स हैं, इकाइयाँ हैं, उनका विनिवेश कर रही है। और दूसरा कथन जो कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ पर्याप्त रोजगार के एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर हैं वो सृजित नहीं कर पा रही हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन कारण जो है कथन की सही रूप से व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि विनिवेश जो होता है डिसइन्वेस्टमेंट होता है, उसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे अपर्याप्त उत्पादन की मात्रा कम हो जाए या फिर मैनेजमेंट में जो है अकुशलता देखी जाए। तो ये चीज़ें जो हैं विनिवेश के कारण हो सकते हैं। पर्याप्त रोजगार सृजन न किया जाना इसका एकमात्र कारण नहीं है। एक कारण तो है इसका, डिसइन्वेस्टमेंट का एक कारण है, लेकिन एकमात्र कारण नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं। तो ये पूरी तरह से व्याख्या इसकी नहीं करता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कुल विद्युत उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 राज्य दे रखे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो अगर इनको देखा जाए विद्युत उत्पादन के क्रम में, तो सबसे ज़्यादा जो है इन 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है महाराष्ट्र विद्युत का। उसके बाद में सेकंड नंबर पर गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर यूपी। 27 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज ने बताया कि महज 8 साल में 47 करोड़ नए बिजली कनेक्शन देने के साथ ही उत्तर प्रदेश इसमें सर्वाधिक विद्युत उपभोक्ता वाला राज्य बन गया है। ये लेटेस्ट डाटा याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है। ये किस मामले में बात हो रही है? ये सर्वाधिक विद्युत कनेक्शन देने के मामले में बात हो रही है। सत्यम समिति 1999-2000 के आसपास ये गठित की गई थी। ये किससे संबंधित है? ये वस्त्र नीति से संबंधित है। अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिससे लाखों रुपए की बचत हो? तो ये सामान्य तापमान पर। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो सोडियम का यूज किया जाता है। निम्न में से कौन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है? तो क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन ट्रांसजेनिक्स के द्वारा नहीं किया जा सकता है। बाकी जैव निम्नीकरण प्लास्टिक का उत्पादन किया जा सकता है। खाने योग्य टीकों का उत्पादन किया जा सकता है। ट्रांसजीनी फसलों का प्रोडक्शन किया जा सकता है। ठीक है, कारण क्या है? क्योंकि क्लोनीकृत जंतुओं के उत्पादन में कोशिका प्राप्त करके यथोचित वातावरण में विकास करने के उपरांत जो कोशिका देने वाला होता है उसके आधार पर या उसके अनुरूप प्रतिकृति उसकी या उसका ही एक रूप विकसित किया जा सकता है, जबकि ट्रांसजेनिक्स में जीन का स्थानांतरण किया जाता है या प्रत्यारोपण विधि का प्रयोग किया जाता है। कथन है गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी किसानों के लिए। कारण क्या है कि इस चावल का पीलापन जो होता है बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है, जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता रहता है। कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही रूप से व्याख्या करता है। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कारण है कि इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है, ये कवक हो गया है, यहाँ पे लवक कर लेना है इसको। ठीक है, हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो देखिए कुछ जीवाणु अपना भोजन जो है वो संश्लेषित कर सकते हैं, लेकिन उन जीवाणुओं में हरा पदार्थ नहीं पाया जाता, हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो ए सही है, आर गलत है। जीवाणु अपने भोजन के संश्लेषण में अपने शरीर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तथा कार्बनिक यौगिकों के संयोजन से सहायता प्राप्त करते हैं। हरित लवक का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। इन जीवाणुओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है तथा इनमें ऊर्जा की प्राप्ति पदार्थों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसके रूप में प्राप्त होती है। अगला है सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह क्या है?
तो इसका है आपका क्लोरोक्वीन। ठीक है। अस्वच्छित पेयजल और बुरी सफाई विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग हैं। मतलब जो पेयजल है, पीने का पानी है, वो सुरक्षित नहीं है, गंदा है, और सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखा जाए तो कौन कौन से जो रोग हैं वो विकासशील देशों में देखने को मिलते हैं। तो मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमियासिस। ठीक है, ये 3 रोग ऐसे हैं जो असुरक्षित पेयजल और बुरी सफाई से पैदा होते हैं। तीव्र प्रवाहिका क्या होती है? इसको एक्यूट डिसेंट्री भी कहते हैं। पेट में तेज मरोड़, दर्द के साथ में दिन में कई बार जो है वो दस्त की प्रक्रिया इसमें देखने को मिलती है, जिसमें कह सकते हैं एक तरह से मवाद टाइप का और खून भी जो है वो देखने को मिलता है। सिस्टोसोमियासिस एक ऐसा रोग है जो सिस्टोसोमा प्रकार के परजीवी कीड़ों के कारण होता है। ये मूत्र मार्ग या आंतों को संक्रमित कर सकता है। इसके लक्षण होते हैं पेट में दर्द, डायरिया, खूनी पेचिश या फिर टॉयलेट में ब्लड। ठीक है, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति में क्या परिवर्तन होता है? तो श्वास की गति जो है वो बढ़ जाती है। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है किसके आधार पर? इसमें जो वार्षिक वलय होते हैं, जब किसी पेड़ को काटते हैं तो उस पर आपको गोल गोल राउंड राउंड धारियां आपको दिखाई देंगी, तो वो वार्षिक वलय होते हैं। उन्हीं की संख्या के आधार पर किसी वृक्ष की आयु को निर्धारित किया जा सकता है। सुमेलन से जुड़ा हुआ है। स्वजीवी उत्पादक होते हैं, परोपजीवी उपभोक्ता होते हैं, मृतोपजीवी विबंधक होते हैं, तृणभक्षी ये गौस उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा था कि कौन सुमेल नहीं है, तो इसमें से आप देखेंगे तृणभक्षी जो है ये गौस उपभोक्ता नहीं होते हैं, ये सुमेलित नहीं है। अब इसमें से ये जो फूड चेन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और आपने देखा होगा जब मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई थी, तो ज्योग्राफी 12th की जब ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक चैप्टर था, एक यूनिट थी जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से जुड़ी हुई थी। तो उसमें मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बता रखा है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है? तो जल चक्र में। बाकी कार्बन साइकिल हो गया, ऑक्सीजन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा इसका योगदान नहीं रहता है। निम्नलिखित देशों में किसमें सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो नॉर्वे जो है सर्वाधिक एसिड रेन के लिए जाना जाता है। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों चीजें याद रखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण अम्लीय वर्षा या एसिड रेन होती है। तो इसका जो प्रमुख योगदान देने वाले जो तत्व हैं वो हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। निम्नांकित में किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? तो प्रेयरी में। जीवित जीवों या हाल में ही मरे हुए जीवों से प्राप्त पदार्थ जैव मात्रा या जैव संहिति या बायोमास कहलाता है। बायोमास, जैव मात्रा, जैव संहिति एक ही चीज है। प्राय यहाँ जीव से आशय है पौधे। ठीक है, जो जीव शब्द इस्तेमाल किया जाए उसका अर्थ आप पौधों से लगा सकते हैं। बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं, इन्हें सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है या इनको विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन में परिवर्तित करने के बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? ये पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। निम्न में से कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो ये होगा IBM चिप्स। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है तो पुराने ऑप्शन के आधार पर ही इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है। अंतरिक्ष यान मैगलन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो ये शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर सेलों से उसको एनर्जी प्राप्त होती है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का यूज किया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। अब बाकी के ये सारी चीज़ें, ऑडियोमीटर के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, ऑडियोमीटर, सोनार हो गया आपका। तो सेक्सटेंट यहाँ से जानते हैं। सेक्सटेंट किस काम में आता है? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में कोण का मापन या ऊंचाई नापने के काम में आता है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। यहाँ पर कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है कि जो ध्वनि की तीव्रता मापी किस में जाती है, यूनिट उसका डेसिबल होता है, लेकिन यंत्र जो होता है वो ऑडियोमीटर होता है। Y2K समस्या ये किससे रिलेटेड है? तो Y2K समस्या जो है ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की कंडीशन में उनका प्रतिस्थानी ढूंढने के काम में आती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 1971 से व्यापारिक बैंकों का साख जमा अनुपात, इस पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो ये 1990 तक बढ़ा था, उसके बाद में लगातार ये घटता चला गया है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के निम्नलिखित वर्ग के थे। कौन से वर्ग से ये संबंधित थे? तो ये कांग्यूपा जो है पंथ से संबंधित थे। करमापा लामा बौद्ध धर्म के सबसे बड़े पंथ कांग्यूपा से संबंधित थे।
तथा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में चीनी हस्तक्षेप के बाद में पलायन होकर के ये भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर अधिवसित थे, यहाँ पर रहने लगे थे। और बौद्ध धर्म के सरपंच को बौद्ध धर्म के, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, इस पंथ को, इस पर लिख रहा है बौद्ध धर्म के इस पंथ को काली टोपी वाला संप्रदाय भी कहा जाता है। काली टोपी वाला संप्रदाय किसको कहा जाता है? कांग्यूपा पंथ को। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस या विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये सम्मेलन से जुड़ा हुआ है। पुस्तकें और लेखक, प्राइज ऑफ पार्टीशन, ये किसने लिखा है? रफीक जकारिया ने। यूलिसिस, जेम्स जॉयस के द्वारा लिखी गई रचना है। इंडिया 2020 अब्दुल कलाम ने लिखी थी। और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन, ये एस गिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में अपीयर होने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप ये प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो सीरीज़ मैं यहाँ से चला रहा हूँ इसको देख करके जाइए। डेफिनेटली प्री में इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ऐसी ही और वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।